हेलो एवरीबॉडी। मैं नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लीगल बाबा। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872. So let's begin with the video. What is the standard form of contract and what it deals with? Now, legal system today has evolved from its past rule. Evolution of law had provided a solution of the problem in the system adhering with the demand and circumstances of modern day. तो यहाँ पे क्या बोलता है कि लीगल सिस्टम क्या हो गया, आज के दिनों में इवॉल्व किया पास्ट रूल से। जो पहले के रूल चले आते थे उससे क्या हो गया, वो इवॉल्व किया। और इवोल्यूशन ऑफ लॉ हैड प्रोवाइडेड अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। और धीरे धीरे यही लॉ जो इवॉल्व किया है उसी से हम लोग को क्या मिला, सॉल्यूशन मिला। किसका, प्रॉब्लम का। इन द सिस्टम एडहरिंग विद द डिमांड एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ मॉडर्न डे। तो जितने भी डिमांड थे और सर्कमस्टांसेस थे, जिस जिस कारण से उसका क्या था, सॉल्यूशन मिलना था मॉडर्न डे के जितने भी प्रॉब्लम्स थे, उसके कारण वो लीगल सिस्टम इवॉल्व करता चला गया। सो इवोल्यूशन हैज लेड टू द रिवॉल्यूशन ऑफ क्वेंट्री इन एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम। और धीरे धीरे चौतरफा विकास इसमें होता चला गया। Envisioning within the ambience of a standard form of contract, we encounter with a similar kind of aspect which by byproduct of evolution. और जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये सिमिलर काइंड एस्पेक्ट है किसका, बाय प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो क्या है कि एक तरह से बाय प्रोडक्ट के रूप में ये उभर कर सामने आ गया। So, in this technological age where contracts are made in thousands of numbers by a company daily, it has made difficult for the court to come at a रेस्क्यू ऑफ द वीकर पार्टी। अब यहाँ पे दिनों दिन क्या होते जा रहा है, लगातार थाउजेंड्स ऑफ क्या है, नंबर्स ऑफ कंपनी डेली कुछ ना कुछ अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। जब भी आप कोई मोबाइल पे एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं तो यू हैव टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट। तो आप एग्री करते हैं तो वो क्या होता है, जाता है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बनाती है डेली बेसिस पे। तो इसमें जो होता है, वीकर पार्टी उसको रेस्क्यू करने के लिए क्या कर रही है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी फेस कर रही है कोर्ट। So, as in practical aspect, general consumer or a person who signs a contract does not read the terms and condition written in the contract. तब जनरल एस्पेक्ट में बात करेंगे कंज्यूमर के बारे में, तो क्या खुद आप लोग जो होते हैं जब मोबाइल में अगर आता है एग्री करने के लिए, तो क्या वो टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, बस उसको एग्री करना होता है और करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि वो टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है। So even if they read it, they don't understand most of the things about the terms and condition of the contract. So it becomes difficult to protect the weaker party. अगर आप उसमें से टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो आपको समझ में नहीं आता उस टर्म्स एंड कंडीशंस जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हैं। इसीलिए ये डिफिकल्ट हो जाता है कि वीकर पार्टी को प्रोटेक्ट करना। So standard form of contract are done on national and international level and some problem exist everywhere in the world. अब क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बनाया जाता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही रहता है। सो इट मस्ट बी सॉल्व फॉर द बेटर इवोल्यूशन ऑफ द लीगल सिस्टम। तो उसको सॉल्व करना क्या है, अगर बेटर इवोल्यूशन ऑफ द लीगल सिस्टम को करना है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। So let's begin with the standard form of contract. So standard form of contract in a layman terms मीन्स टेक और लीव इट। तो उसको क्या करना है, या तो छोड़ना है या तो ले लेना है। एक लेमन टर्म में अगर बात करेंगे तो उसका एक वर्ड में होता है टेक इट और लीव इट काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द अदर पार्टी इज नॉट इन अ पोजीशन टू नेगोशिएट विद द टर्म्स एंड कंडीशन लेड डाउन बाय द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी जस्ट हैव द ऑप्शन आइदर एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट और फॉरगेट अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या है कि या तो इसमें क्या है, पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, या तो इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करेंगे या तो इसको लीव करेंगे, मतलब छोड़ देंगे। उसका कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। So thus the fundamental right to negotiate is affected by this type of a arrangement. Popularly, this type of contract are known as adhesion or boilerplate kind of contract. तो ये क्या होता है, फंडामेंटल राइट टू नेगोशिएट। यहाँ पे आपका एक फंडामेंटल राइट क्या हो जाता है, नेगोशिएशन का खत्म हो जाता है। या तो आपको इसको लेना है या तो इसको छोड़ देना है। तो इसीलिए इसको एडिशन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट और परचेजिंग वॉशिंग मशीन, साइनिंग अप और ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो आप देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कहाँ पे आता है, इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बस उसमें साइन कर देना होता है। वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर देना होता है। साइनिंग अप फॉर योर ईमेल, तो ईमेल जब बनाते हैं तो उसमें भी आता है एक तरह का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको भी साइन कर देना। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, उसको एग्री करना रहता है। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। या तो आप उसको टेक इट कर सकते हैं या तो लीव इट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, बट यू कांट नेगोशिएट इट। Now, what is the legal status of the standard form of contract?
So Indian contract system does not have any specific differentiation between standard form of contract and a general contract. तो अगर हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो इसके पास डज नॉट हैव ए स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन, ज़्यादा अंतर नहीं है एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और जनरल कॉन्ट्रैक्ट में. एज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज गवर्न बाय द लॉज एंड प्रोवाइडेड फॉर जनरल कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872. तो एसएफसी के बारे में कहता है कि इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है विच इज़ गवर्न बाय द लॉज, जो लॉज है उसके द्वारा गवर्न किया जाता है, उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, प्रोवाइडेड फॉर जनरल कॉन्ट्रैक्ट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872. तो इसका मेंशन कहाँ पे किया हुआ है? जनरल कॉन्ट्रैक्ट का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 में. सो ड्यू टू हेवी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम कॉमन एंड आर एक्सक्यूटेड इन लार्ज नंबर ऑन नावर डेज. तो अगर हम लोग देखेंगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसी के कारण क्या है, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है और बहुत लार्ज नंबर में एक्सिक्यूट हो रहा है आज के दिनों में. सो दिस हैड लीड टू द डिमांड फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ फ्लेज रूल्स ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द वीकर पार्टी इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो आज जो ज़रूरत पड़ा है कि जो वीकर पार्टी होते हैं उनको कुछ राहत पहुंचाया जाए, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक फॉर्मेट तैयार होता है और उसका फॉर्मुलेशन ऑफ फ्लेज रूल्स जो होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो डिमांड है. और इसी के लिए वीकर पार्टी को वो राइट प्रोटेक्ट किया जाए, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द वीकर पार्टी, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया है मान्यता. However, in many countries, judiciary is empowered to apply the principle of natural justice. तो अब बहुत सारे कंट्रीज में जुडिशरी क्या करता है, empowered है, उसके पास ताकत है to apply the principle of natural justice and give good justice to the weaker party. तो जो भी weaker party है उसको justice provide करने के लिए. As it is in Israel, there are certain provisions that may be cancelled by the court of law. तो इसराइल एक ऐसा कंट्री है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जो कि कैंसिल किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में. सो अपार्ट फ्रॉम कोर्ट सम लेजिस्लेचर हैव आल्सो मेड लॉज रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो इसके अलावे भी बहुत सारे लेजिस्लेचर हैं जो क्या करेंगे, इस तरह के लॉ को कैंसिल कर सकते हैं, लॉज रिलेटेड टू this kind of a contract. There are certain rules made by the legislature which seems to be unreasonable. और बहुत सारे ऐसे certain rules है legislature के जो कि क्या है, unreasonable है. Like in UK section 3 of unfair contract terms of 1977 limits the ability of drafter on the consumer or limits the provision of standard form of contract to the drafter. तो यहाँ पे यूएस के जो लेजिस्लेचर, यूके के जो लेजिस्लेचर है जिसमें अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट 1977 का है, उसमें बहुत सारे एबिलिटी जो ड्राफ्टर के होते हैं उसको रोक लगा दिया जाता है, उसको काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर नहीं दिया जाता है. एंड द कंज्यूमर लिमिट्स द प्रोविजन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द ड्राफ्टर. तो कंज्यूमर पे के पास उतना ज़्यादा पावर नहीं होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को एबिलिटी नहीं होता है कि उसको ड्राफ्ट किया जाए. उसी तरीके से जो ड्राफ्टर होता है उसके पास भी बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे नहीं होते हैं जिसके कारण वो ड्राफ्टर ड्राफ्ट कर सके अपने कॉन्ट्रैक्ट को. तो वो क्या करता है, लिमिट द प्रोविज़न ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको लिमिट करता है, उसको एक तरीके से अवरोध उत्पन्न करता है कि इससे ज़्यादा आप पावर आपको नहीं दिया गया है, इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट में आप कुछ भी लिख नहीं सकते. तो उसका बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस फॉर्मुलेट करते हैं जिसके कारण कि क्या है, उसका पावर को थोड़ा सा लिमिट किया जाता है प्रोविजंस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए. नाउ क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाई द पीपल एक्सेप्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्यों हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो द फर्स्ट रीजन व्हाई पीपल एक्सेप्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, they don't read the contract clause truly, as even after reading they don't find it worthy or give me so much time in writing down the clause. तो क्या है कि बहुत सारे ऐसे अनवर्दी वर्ड्स लिखे होते हैं जिसको कि आदमी ध्यान नहीं देता है, बस उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्री करता है और आगे निकल जाता है. जैसे गेम्स को डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, तो यू हैव टू एग्री द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू एग्री इट एंड द गेम स्टार्ट्स. तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम लोग देना नहीं चाहते, वर्दी नहीं समझते कि इसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, आपका क्या निजी तत्व को ले सकता है, इसके बारे में मेंशन होता है, बट आप पढ़ते नहीं. और वो क्या करता है, मतलब आपके सब डाटास को ले सकता है, अधिकृत कर सकते हैं. तो इस तरीके से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है और इसकी वजह से वो क्या करता है, आप एग्री करते हैं तो उसका सब पावर मिल जाता है. तो इसी तरीके का एक गेम था जैसे कि पबजी जैसे गेम था, तो बहुत सारे उसमें कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स जो थे जो लोग पढ़ते नहीं थे, एग्री करते थे, बाद में सरकार बोलती थी कि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसके कारण ये गेम को बंद कर दिया जाएगा. तो बहुत सारे ऐसे आप दिनचर्या में देखेंगे कि कुछ ना कुछ फॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पीपल बिना पढ़े ही
एक्सेप्ट कर देते हैं. नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट इन सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट देयर आर क्लॉजेस लाइक इफ यू accept the given terms and condition, then they will tell the full terms and condition of the contract. तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, देयर आर क्लॉजेस, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन, तब जाके फुल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट खुलता है. नाउ standard form of contract, kind of a contract, the party generally focuses on the price mentioned in the contract. तो क्या है कि standard form of contract में क्या होगा कि फोकस करता है price mentioned in the contract. It does not if really care about other different clauses which might be exploitive in nature. तो वो दूसरे बातों को ध्यान नहीं देते, सिर्फ प्राइसेस पे ध्यान देते हैं जो मेंशनड होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में. बाकी जितने भी एक्सप्लॉइटिव कंटेंट्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं. सो मैन्युफैक्चर्ड प्रेशर ऑन द पार्टी इज क्रिएटेड बाय अनदर पार्टी टू साइन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो एक तरह से चौथा पॉइंट जो होता है वो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, प्रेशर बनाता है, किस पे बनाता है, पार्टी पे. और ये क्या होता है कि साइन करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो ज़बरदस्ती बोलते हैं कि नहीं इसको नहीं कीजिएगा तो इससे आगे कोई काम होगा नहीं. तो एक तरह से मैन्युफैक्चर्ड प्रेशर होता है. सो अर्लियर द नेगोशिएशन एंड द टर्म हैड बीन डिस्कस्ड ओरली एंड एक्सप्लेन टू देम. अब पहले क्या हो गया था कि जो नेगोशिएशंस था टर्म्स एंड कंडीशन का ओरली डिस्कस किया जाता था और बताया जाता था कि इस टर्म्स एंड कंडीशन में क्या क्या है, और वो फिर अगर समझ में आता था तो वो साइन करते थे, नहीं तो उसको छोड़ देते थे. सो इट बिकम्स अ काइंड ऑफ बाउंडिंग ऑन द पार्टी टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट. तो अब क्या है कि बाउंडिंग है, अगर नहीं कीजिएगा तो वो आगे प्रोसेस होगा नहीं, तो अब बाइंड है कि इस पर अगर साइन करेंगे तो ही वो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा. सो बेसिकली वो साइन करके एक्सेप्ट कर लेते हैं. नाउ द फिफ्थ वन इज द मेजर पॉइंट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर दे दैट दे आर टेक और लीव बेसिस. तो अभी जैसे बात की कि वो या तो छोड़ दीजिएगा या तो उसको कर लीजिएगा एक्सेप्ट. सो दे डोंट हैव एनी चॉइसेस बट टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट. तो आपके पास कोई भी चॉइस नहीं बढ़ता, बट यू हैव टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट. Now, what are the ways to limit the exploitation form of standard form of contract? तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि क्या कर सकते हैं एक्सप्लॉयटेटिव नेचर जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का उसको कम कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं. सो इट इज़ इजी टू एक्सप्लॉइट द पार्टी इंटरिंग इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो एक्सप्लॉइट करने का सबसे अच्छा तरीका है जो पार्टी उसमें इंटर करता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, उसे टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है. सो दे आर सर्टेन रूल्स मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर पार्टी. बट कुछ सर्टेन रूल्स बनाए गए हैं जो कि क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे किसके इंटरेस्ट को, तो वीकर पार्टी के इंटरेस्ट को. A specific procedure has been mentioned in order to protect the weaker standard form of contract. कुछ कुछ प्रोसीड्योर दिए गए हैं जिससे कि क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे वीकर पार्टी को, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में. So there is the reasonable notice. So a reasonable notice must be given by the person delivering the document to give adequate information about the terms and condition laid down in the contract. तो reasonable notice में क्या होगा, यहाँ पे एकदम देना होगा क्या, गिवन बाय द पर्सन डिलीवरिंग द डॉक्यूमेंट. तो जो पर्सन वो डॉक्यूमेंट को डिलीवर कर रहा है एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन उसको देना होगा अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशन. ठीक है, लेट डाउन इन द कॉन्ट्रैक्ट. तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है जो डिलीवर कर रहा है पर्सन उसको पूरा एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन बताना होगा. So this principle was propounded in the case of Henderson and Stevenson. हैंडरसन वर्सेस स्टीफसन. तो ये कहाँ पे प्रोपाउंड किया गया था, कहाँ पे बताया गया था, हैंडरसन वर्सेस स्टीफसन के केस में फ्रॉम द हाउस ऑफ लॉर्ड्स. केस फैक्ट वेयर दैट अ पर्सन बाय अ शिप टिकट ऑन अ फेस ऑफ इट ओनली बोर्डिंग प्लेस एंड अराइविंग प्लेस वाज रिटन ऑन इट बट इट्स बैक साइड देयर वर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन which party didn't see nor anything was written on face of it to turn over and look at the back of the ticket. तो टिकट लिया था वो क्या करने के लिए, बोर्डिंग प्लेस में जाने के लिए लिया था. तो सामने देखा लेकिन बैक को वो नहीं देखा, और बैक में क्या लिखा था, टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे मेंशन किए हुए थे टिकट के पीछे में. सो सिंपल रीजन गिवन बाय द कोर्ट वाज दैट अ पर्सन कैन नॉट एग्री टू द टर्म इफ हैड नॉट सीन और इट हैज़ नॉट टोल्ड ऑफ इट. तो यहाँ पे सिंपली बताया गया था कि अगर पार्टी अगर उसको नहीं देखता है, अगर देखा ही नहीं तो टर्म्स एंड कंडीशन पे बाइंड कैसे होगा. तो पार्टी बैक करके देखा नहीं था जिसके कारण ये प्रोपाउंड किया गया था हैंडरसन वर्सेस स्टीफसन में कि वो बाइंड नहीं करता है उस टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट का जितने भी लिखे हैं उस पर बाइंड वो नहीं करता बिकॉज ही हैवंट सीन इट. Now, notice of the terms and conditions should be given before or at the time of contract when it is to be signed. तो क्या करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है किसके बारे में, टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में, गिवन बिफोर एंड द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो या तो पहले दे दे या जो साइन कर रहा है उस समय में भी क्या है उसको नोटिस टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बता दे. सो एज क्लियरली सेड बाय द लॉर्ड डिफाइनिंग इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टी relying on a clause to its benefit to make it clear of the party the terms and condition of the contract in the famous case of Thornton Sue versus Land Parking Limited. तो यहाँ पे क्या किया गया था, क्लियरली सेड किया गया था, डिफाइन किया गया था ड्यूटी ऑफ द पार्टी कि
पार्टी का क्या ड्यूटी, रिलाइंग ऑन द क्लॉज ऑफ इट्स बेनिफिट टू मेक इट क्लियर टू द अदर पार्टी। तो क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में वो क्लियर वहाँ पे मेंशन करना है और उसको बताना है उस टर्म्स एंड कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हैं। और किस केस में इसमें बात किए थे, तो थॉर्टन वर्सेस सूल एंड पार्किंग लिमिटेड में। Now, contractual documents. So, for a standard form of a document, there must be a contractual document signed between the parties in order to make it enforceable in the court. तो अब क्या कहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट है, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट साइंड बिटवीन द पार्टीज। तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, बोथ द पार्टीज कैन बी साइंड इन ऑर्डर टू मेक इट द इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। तो दोनों पार्टी का साइन होगा तो क्या होगा, वो इन्फोर्स होगा कोर्ट में। सो द बेसिक प्रॉब्लम लाइज बिटवीन आइडेंटिफाइंग द डॉक्यूमेंट एज अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एज अ रेसिपिएंट। ठीक है, तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या था इसको आइडेंटिफाई करने में, एज अ डॉक्यूमेंट एज कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट, अगर डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो इसको आइडेंटिफाई करना है। और वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा था कि डॉक्यूमेंट और रिसिप्ट कैसे आइडेंटिफाई होगा। सो डिफरेंट बिटवीन दीज टू, इफ द डॉक्यूमेंट क्लियरली एक्सप्लेन्स द एक्सप्रेस एंड इम्प्लॉयड अ कंडीशन इन द डॉक्यूमेंट, देन इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट। अब क्या कहता है कि अगर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना कि कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि डॉक्यूमेंट क्लियरली एक्सप्लेन्स और एक्सप्लेस इम्प्लाइड कंडीशंस। तो वहाँ पे बहुत सारे इम्प्लाइड कंडीशंस हो गए उस डॉक्यूमेंट में, तो हम उसको मान लेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट है। इफ़ नॉट देन इट इज़ अ रिसिप्ट। तो अगर इसमें स्पेसिफाइड और इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है तो एक तरह का वो सिर्फ रिसिप्ट है और कुछ भी नहीं है। तो उसमें क्लियरली एक्सप्लेन होना चाहिए और एक्सप्रेस होना चाहिए, उसका कंडीशन मेंशन होना चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट बनेगा। So the contract must be signed by the person accepting the terms and condition mentioned in the document। तो पर्सन जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको साइन करना पड़ेगा जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें मेंशन है, तभी वो कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट बनेगा। सो मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिसचिफ एंड अदर एलिमेंट विच मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड सो नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट इन ऑर्डर टू मेक एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, कोई फ्रॉड होगा, कोई मिसचिफ होगा या कोई अदर एलिमेंट होंगे विच मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, तो इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। शुड नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू मेक द एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो ऐसा कुछ भी वहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट में, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसचिफ नहीं होना चाहिए, इस तरह के कोई भी एलिमेंट्स वहाँ पे नहीं होने चाहिए जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट में वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। Now, unreasonable or unfair terms. So, pointing out unreasonable terms in the contract can be one of the protective safeguard for the weaker party। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनरीजनेबल टर्म किसके टर्म्स किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट जो वीकर पार्टी है उसका सेफगार्ड के लिए। सो अनरीजनेबल terms of contract can be said about those terms in the contract which contradicts that very purpose of the contract or against the public policy। तब यहाँ कहता है कि अनरीजनेबल टर्म्स जो भी है वो कॉन्ट्रैक्ट में सेड टू बी अबाउट दोज टर्म्स इन द कॉन्ट्रैक्ट विच आर कॉन्ट्राडिक्ट। तो वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं द वेरी पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। तो वो या तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है या तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इस तरीके से अनरीजनेबल टर्म्स को वहाँ पे मेंशन नहीं करना है। सो इन लिली वाइट वर्सेस Manu Swami, this principle has been clearly explained in the case. In this case, the laundry receipt contained a condition that in case of loss or destruction of cloth, only 15% money of the market price of the cloth will be returned. With these clause were held unreasonable from the court and was held that the clause were against the public interest। तो अब आपका 10,000 का सामान है उसमें सिर्फ आपको 1,500 रुपये मिलेगा। तो इस तरह का अनरीजनेबल और अनफेयर टर्म्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है तो ये वॉइड हो जाएगा, ये क्या होगा, यूज़फुल है ही नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है या फिर पब्लिक के अगेंस्ट में है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है। तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट को अनरीजनेबल और अनफेयर टर्म्स में माना जाता है। नाउ द थ्योरी ऑफ द फंडामेंटल ब्रीच। सो कहता है इट इज़ वन ऑफ द टूल्स टू प्रोटेक्ट द वीकर पार्टी। ये एक तरह का क्या है, टूल है किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वीकर पार्टी, फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन थ्रू दिस थ्योरी। सो व्हाट हैपेंस इफ द थ्योरी देयर इज अ कोर ऑफ फंडामेंटल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच इज बाउंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज टू फॉलो देम एंड इफ दैट इट नॉट फॉलोड देन देयर विल बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कहता है कि थ्योरी है उसमें क्या है, कोर ऑफ फंडामेंटल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, एक तरह का कोर है किसके लिए, फंडामेंटल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और ये बाउंड करना चाहिए बोथ द पार्टीज टू फॉलो देम एंड इफ दैट नॉट फॉलोड देन
देयर विल बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों अगर फॉलो नहीं करते देन देयर इज द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक तो दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे तो टूट ही रहा है। सो इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द वीकर पार्टी विल नॉट बी बाउंड टू फॉलो द कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द अदर पार्टी। तो कहता है अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वीकर पार्टी का, इट विल नॉट बी बाउंड टू फॉलो द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर वीकर पार्टी का ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट का होता है तो उसको फॉलो करने का जरूरत नहीं है इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द अदर पार्टी। सो test of fundamental breach of contract can be done through the section 11 of 1977 unfair contract act। तो कहता है सेक्शन 11 ऑफ 1977 अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फंडामेंटल अगर टेस्ट करना है तो इसी के द्वारा देखते हैं। तो कहता है विच सेज दैट द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड इफ विल नॉट सेटिस्फाई द रिजनेबलनेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर वो रिजनेबल है कॉन्ट्रैक्ट की नहीं, अगर वो क्या करेगा, स्पेसिफाई नहीं कर सकता है, सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, तो ये अनरिजनेबल कॉन्ट्रैक्ट का एज पॉइंट होगा, जिसके कारण के कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा वॉइड हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, null and void हो जाएगा। So in case of Food Corporation of India versus Lakshmi Cattle Feed Industries, Supreme Court held that in this case the breach of contract, the plaintiff has to prove all the essential of breach of contract। तो यहाँ पे लक्ष्मी कैटल फीड इंडस्ट्रीज और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच में क्या हो गया था, सुप्रीम कोर्ट में केस था जिसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। द प्लेंटिफ को प्रूफ करना था ऑल द एसेंशियल्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या क्या एसेंशियल्स थे जिसके कारण वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। सो द प्लेंटिफ इज नॉट एबल टू प्रूव, और वो प्रूफ नहीं कर पाया कि एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें एसेंशियल क्या है कि वहाँ पे जो भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो एक पार्टी बाउंड अगर नहीं करता है तो दूसरे पार्टी को बाउंड नहीं करना है, वीकर पार्टी को बाउंड नहीं करना है। लेकिन वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझा नहीं पाए, इसलिए वो केस खारिज हो गया। ना एग्जेम्पशन क्लॉज एंड द थर्ड पार्टी। सो कहता है अंडर दिस क्लॉज वी हैव टू टेक अ लुक एट द डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच सेज दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द टू पार्टीज who have contracted with each other and no third party is entitled to enjoy the right provided in the contract and nor hold any liability। तो एक तरह का क्लॉज है, वो क्या करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बताता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टी के बीच में और कोई भी थर्ड पार्टी को उसमें इंटाइटल्ड नहीं है कोई भी राइट को एंजॉय करने के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट में, और कोई भी लिएबिलिटी को होल्ड नहीं कर सकता वो थर्ड पार्टी। सो एज द थर्ड पार्टी डज नॉट होल्ड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इरेगुलरिटी इन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है इरेगुलरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उसको कोई भी बेनिफिट इंटाइटल्ड नहीं होगा उस कॉन्ट्रैक्ट से। सो दिस इज द एग्जेम्पशन क्लॉज एंड द थर्ड पार्टी। Now, the ambit and the authority of the Contract Act. So, under the Indian contract, there is no such form of condition which is binding on the parties. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में अगर बात किया जाता है तो देर इज़ नो सच फॉर्म और कंडीशन, तो एक तरह का कोई भी निर्धारित फॉर्म या कंडीशन नहीं है जो कि बाइंडिंग होगा पार्टीज के बीच में। सो पार्टीज में एग्री टू अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ पर्टिकुलर मोड विच इज़ नॉट प्रोविडेड अंडर द लॉ। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी प्रोविजन नहीं हो कि वो प्रोहिबिट हो अगर लॉ के अंदर में, तो ऐसा कोई भी मतलब क्लॉज वहाँ पे नहीं डालना है। सो प्रॉब्लम दैट इज प्रिवेलेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज दैट देयर इज नो सच स्पेसिफिक रूल प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। different provision has been mentioned in different kind of act which govern activity of the contract, like specific provision of railway act, public transport control by the government, different kind of rules provision by the government of the contract in coffee industry, tea plantation, which is entered into by workers and the industry। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि इंडिया पे अपना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है उस तरीके का जो कि मतलब इसको मेंशन करे कि एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए लागू होता हो। बट यहाँ पे प्रोहिबिट अगर कोई लॉ है, अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया जाए तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब बहुत सारे इसी तरीके के प्रोविज़न मेंशनड है, कहाँ कहाँ पे, तो अगर हम देखेंगे तो रेलवे एक्ट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट जो है उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। डिफरेंट काइंड रूल प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट का जो कॉफ़ी इंडस्ट्री में लागू है, टी प्लांटेशन इंडस्ट्री में लागू है, विच इज़ इंटर्ड इनटू बाय द वर्कर्स विद द इंडस्ट्री। तो वर्कर क्या करते हैं, इंडस्ट्री के साथ में उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते हैं और वो इंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि देर इज नो सच एंड फॉर्म और कंडीशन विच इज बाइंडिंग टू द पार्टीज इन द अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। Now conclusion.
So the standard form of contract are written in fine print with all the terms and condition laid down clearly in the contract. तो एकदम fine terms and condition जो होंगे लिखे होने चाहिए उस contract में. So Indian context cases are entered under the rule provided by the Indian Contract Act. There is no way act only made to deal with the standard form of contract specifically. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो कोई भी रूल जो है वहाँ इंटरटेन करता है तभी जब प्रोवाइडेड होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. सो देर इज़ नो एनी एक्ट मेड टू डील विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली. तो अभी हम लोगों ने देखा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोई भी ऐसा मतलब रूल नहीं है जो कि स्पेसिफिकली उस कॉन्ट्रैक्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डील करे. सो इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वीकर पार्टी कैन ईजिली बी एक्सप्लॉइटेड. तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी मतलब फॉर्मेट या प्रोविजंस नहीं है तो वीकर पार्टी क्या होगा इजिली एक्सप्लॉइट हो जाएगा क्योंकि उसको एग्री करना है या तो डिसएग्री करना है. तो अगर उसको काम कराना है तो एग्री करना ही करना होगा. इस तरह से एक्सप्लॉइटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ना होने से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होता है. एंड देयर इज नो स्पेसिफिक रूल फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एक्शन बाय डोमिनेटिंग पार्टी. तो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है किसके लिए प्रिवेंशन फ्रॉम दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिक डोमिनेटिंग पार्टी. तो जो डोमिनेट करते हैं पार्टी की बाइंड करवाते हैं अगले को कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए, इसको रोकने के लिए कोई भी अभी हमारे पास हथियार नहीं है. So this is all about the standard form of contract. If you understand the video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.